हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है। इसका अगर हम रिटर्न्स के पास्ट रिटर्न्स की अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे। 5 दिन का रिटर्न नेगेटिव में 3.21, 1 मंथ की बात करें तो नेगेटिव में 1.122, 6 मंथ्स में अगर देखा जाए तो भी कुछ 1% के आसपास रिटर्न है। 1 ईयर का अगर रिटर्न देखा जाए लेके अब से लेके जनवरी से लेके सितंबर तक का, तो -4% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 60% का रिटर्न है। अगर हम इसका मार्केट देखते हैं तो मैक्सिमम जब से लिस्टेड हुआ है तब से देखते हैं, फिर गजब का परफॉर्मेंस है। उसके बाद तो देखिए दोस्तों, कैसे धीरे धीरे, भले ही मार्केट कभी ना कभी, ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यूस मार्केट बढ़ता ही रहता है। कभी ये यहाँ पे डिप आया जब थोड़ा 2008 की प्रॉब्लम हुई थी, इंटरेस्ट रेट वगैरह या फिर इन्फ्लेशन का जो हुआ था। इसके बाद में ये 2020 में जब कोरोना आया उस टाइम भी डिप हुआ। लेकिन जो ये शेयर है, ये इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशंस है, ये लार्ज कैप शेयर है, तो इनका मतलब बढ़ते रहते हैं। ये मतलब आपको टाइम देना होता है। ये शेयर टाइम चाहते हैं। ये आपको रातों रात डबल नहीं होते, ये साल भर में डबल नहीं होते, लेकिन आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहते हुए धीरे धीरे एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं। इसका अगर मार्केट कैप की बात करें तो 8.05 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो ऐसा कुछ, डिविडेंड यील्ड तो कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम 52 वीक लो और 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 52 वीक लो में 1271 और हाई में 1725 का हमको रिटर्न मिला है। ये इसके कंपनी के बारे में, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड was among the first to receive an in principle approval from the Reserve Bank RBI to set up bank in the private sector की साइड में। अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो 16.6, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 5.83, फेस वैल्यू इसका 1 है। प्रॉफिट अगर हम देखे जाए, प्रॉफिट फाइनेंशियल अगर प्रॉफिट देखे जाए, नेट प्रॉफिट 4,000 2011 में, आज 2000, फिर 10 साल बाद देखिए लगभग 40,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। मतलब हमेशा हर क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी जो ब्रांचेज है, आपको हर जगह काफ़ी, मतलब छोटे छोटे जगह भी, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि गांव में भी, लेकिन जहाँ पर बैंक की एक रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी आपको एक ब्रांच मिल जाएगी। तो इसका मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में भी इसका काफ़ी अच्छा पकड़ है। अगर हम कंपाउंड ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ देखें 10 ईयर में तो 17%, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 ईयर के अंदर 22% है। CAGR अगर हम देखते हैं स्टॉक का 16% रिटर्न है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 10 ईयर में तो 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसके पास रिजर्व, टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स। तो लाइबिलिटीज़ मतलब ये होती है दोस्तों कि मतलब किसी के द्वारा, मतलब किसी से कभी पैसा लेना और उसको चुकाना जो पेंडिंग रहता है वो लाइबिलिटीज़ में होते हैं। एसेट्स वो होता है जैसे आपके पास आपका घर है और आपके पास घर है तो आपका एक एसेट्स है, लेकिन वो घर पे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ के रूप में होती है। अगर इसमें प्रमोटर्स की बात करते हैं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग्स की अगर हम देखें तो इसके जो काफ़ी टाइम से, मतलब 25.89 की प्रमोटर होल्डिंग है। और एफ की बात करते हैं तो एफ ने भी अपना प्रमोटिंग होल्डिंग अब कम किया है। अब तो इसके पीछे मार्केट का रीज़न ही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सारे शेयर में ही एफ ने अपना स्टेक को कम किया है। इसके अगेंस्ट में हर शेयर में आप किसी भी शेयर को उठा के देखिए, डी की इसके अगेंस्ट में ही बढ़ोतरी हुई है। पिछले जून की देखते हैं, जो जून 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं डीआईएस का 21.46, अब जून 2022 का देखते हैं तो 27.11। मतलब डीआईएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका एक भरोसा है, इस पर बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी काफ़ी हद तक एफआईआईज का भी 32% कम नहीं होता। ये शेयर में पब्लिक होल्डिंग 14% के आसपास, गवर्नमेंट का भी 0.16। फिर से हम दोस्तों मेन स्क्रीन पे आते हैं और इनके रिटर्न देखते हैं। पूरा अब जब से, मतलब 2002 के आसपास से, जब से इन्होंने, जो कंपनी ने अपने शेयर मार्केट को, शेयर होल्डर्स को जो कमा के दिया है, वो लगभग इसका जो रिटर्न देखा जाए परसेंटेज में 26,113, मतलब गजब का रिटर्न है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बड़े जो शेयर होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है। वो आपके पैसे को डुबोते नहीं है, आपके पैसे को वो धीरे धीरे कुमुलेटिव करके बढ़ाते रहते हैं, आपको रिटर्न मिलता रहता है। बस आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ता है।
उसके बाद में अगर आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज शेयरिंग होल्डिंग है तो यूँ भी कह सकते हैं आपको डिविडेंड के रूप में एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर? नहीं होगा कभी भी। तो क्या दिग्गज बैंक खत्म होंगे? जब बैंकिंग सेक्टर ही खत्म नहीं होगा तो दिग्गज बैंक तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब क्या लोन लेना बंद हो जाएगा किसी का? कभी नहीं होगा। आजकल तो लोन सब जगह लोन का सिस्टम होता है, फ़ोन भी ईएमआई पे मिल जाता है, एक तरीके का लोन ही होता है, हर चीज़ ईएमआई पे मिल जाती है। मतलब क्रेडिट कार्ड भी, आपके डेबिट कार्ड, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी, मतलब इनकम कम होती है लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो वो ईएमआई के थ्रू या कैसे भी लोन लेके अपना फुलफिल कर देते हैं बैंकों की रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या कभी बैंक बंद हो सकते हैं? कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके की लोन की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। हाउसिंग लोन है, कार लोन है, और भी बहुत सारे हाउस रिपेयरिंग के लोन होते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ये बहुत सारे लोन्स आपको बैंकिंग सर्विस बैंक है जो बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आपको इन्वेस्ट करना है अगर किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो कुछ चुनिंदा बैंक ऐसे हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब दोस्तों ये होता है कि वो जो कंपनी है उसका पहुँच मतलब ग्राउंड स्तर पर कितनी ज़्यादा है, यानी कि कितने उसकी ज़्यादा ब्रांचेज पूरे इंडिया के अंदर, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कितनी ब्रांचेज उसकी खुली हुई है, और कितने उसके एम्प्लॉई, कितने उसके रिटेल इन्वेस्टर, कितने उसके एजेंट्स, मतलब वो सब डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मार्केट होगा उतना ज़्यादा ही उसकी समझो ना कंपनी की कैपेबिलिटी होगी। जितने बड़े बड़े रिसेशन आएंगे, कंपनी अगर छोटी होगी तो डूबने के चांसेस रहेंगे। कोरोना आया, काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो आज के उसके बाद में रिटर्न बैक नहीं हुए। और ऐसी बड़ी जो कंपनी होती है, चाहे कोरोना आए चाहे रिसेशन आए, एक वन टाइम, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि वन टाइम के रूप में वो डाउन जरूर होंगे, लेकिन वो कम बैक जरूर करेंगे 100%, जब तक कि कोई मैंने टॉप मैनेजमेंट लेवल तक का कोई फॉल्ट अगर ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की कोई कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप एक एचडीएफसी बैंक को भी आप ले सकते हैं। अभी मर्जर भी किया है एचडीएफसी और एचडीएफसी फाइनेंस, मतलब दो बैंक दोनों का एक मर्जर किया है, वो अभी मर्जर हो ही जाएगा शायद है 8-7 महीने के अंदर। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसकी और भी ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मैं वो शेयर डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जो आपको मतलब पैसा डेफिनेटली बना के ही देगा, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव उसके लिए ना हो जाए। तो और आपको देखने का टाइम नहीं मिलता है, आप मतलब थोड़ा रिसर्च कम करना चाहते हैं, या फिर आपको रिसर्च करना भी चाहते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम एक्चुअल में सही में नहीं मिल पाता है, लेकिन पैसा होता है, तो वो मेरे ख्याल से एफडी से अच्छा है आप शेयर मार्केट्स में डालिए, तो आपका पैसा बनेगा। बट मैं पहले अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने खुद के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना है, या फिर जिससे भी आप अपना एडवाइस करके डिसीजन लेते हो उसी के थ्रू आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने एक बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज बैंक को डिस्कस किया। नेक्स्ट में किसी और को शेयर जो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।